Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing very well. So basically मैं अब इस चैनल के ऊपर एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ जो होने वाला है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक नहीं है कि किन के लिए है, ये सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो चाहे KVS मेंस में अपेयर होंगे, चाहे वो GIC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो UGC नेट इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं +2 के एंड +1 के CBSE, चाहे वो हो PSEB। ठीक है, CBSE में +1 में पूछी जाती है माइक्रो, और पंजाब बोर्ड में +1 में माइक्रो मैक्रो का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे सीधा +2 में आता है माइक्रो मैक्रो का कॉन्सेप्ट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, उनके लिए ये एक रिवीजन सीरीज़ की तरह काम करेगी। ठीक है, आपको सिर्फ इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी रहने वाला है। अब चाहे जिस स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स का भी नहीं पता, चाहे वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ये सीरीज़ और ये कोर्स। आपको सिर्फ क्या करना है, रेगुलर लेक्चर्स को देखना है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं खुद से। मैं बार बार बोलती हूँ, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बार बार यही बोलती हूँ कि जब तक आप अपने नोट्स खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको लिखना भी नहीं आएगा, चाहे वो +1 +2 के स्टूडेंट्स हों। और जब तक जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जब तक आप उस चीज़ को रिटन में नहीं लिखोगे तब तक वो चीज़ आपको अच्छे से रिटेन नहीं होगी। तो आप लिख कर अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो से। फर्स्ट स्टेप है माइक्रो। माइक्रो को कवर करने के बाद मैक्रो जाएंगे, ऐसे ही हम प्रोसीड करते जाएंगे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। माइक्रो में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में हमें पहले डिमांड थ्योरी को कवर करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, तो किस कॉन्सेप्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि डिमांड होता क्या है, व्हाट इज़ डिमांड। देखो, डिमांड के लिए आपको 3 चीज़ें हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। वो 3 चीज़ें क्या है? डिज़ायर फॉर अ गुड, कि आपकी इच्छा है कि आपको वो वस्तु चाहिए, वो सामान चाहिए। ठीक है, और आपकी एबिलिटी भी है कि आप उस सामान को ख़रीदने के लिए पे भी कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ हो गई डिज़ायर, कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, कि आप इतने सक्षम भी होने चाहिए कि आप वो चीज़ ले पाएँ। तीसरा विलिंगनेस, कि आप विलिंग भी हो उसको, उस सामान जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी वो गुड है, उस डिमांड को उसके गिवन प्राइस पे लेने के लिए। ठीक है, मार्केट में जो भी उसका गिवन प्राइस चल रहा है उसको लेने के लिए आप विलिंग भी हो उसी प्राइस के ऊपर। इन तीनों कॉन्सेप्ट, इन तीनों टर्म्स को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट अराइव होगा। वो क्या होगा? डिमांड। आई होप आपको डिमांड क्लियर है। डिमांड क्या होता है? किसी भी सामान के लिए, किसी भी गुड के लिए आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा होना, उसी के साथ साथ आप उतने एबल भी हो कि आप वो चीज़ ले पाओ। तीसरी चीज़, आप विलिंग भी हो उसी को उसके गिवन प्राइस पे लेने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड। अब बच्चे डिमांड और जो विश वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक सिंपल सा, कि आपकी डिज़ायर है कि आप एक लग्जरी कार ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो हो ऑडी, चाहे हो वो मर्सिडीज़ बेंज, कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वो इच्छा है, आप वो कार ख़रीदना चाहते हो, वो क्या हो गई? आपकी डिज़ायर। पर आप इतने एबल ही नहीं हो कि उसको आप परचेज़ कर पाओ, और आप उसके गिवन प्राइस के ऊपर परचेज़ करने में भी विलिंग नहीं हो। आपको लग रहा है वो उसका प्राइस ज़्यादा है। तो सिर्फ वो डिज़ायर आपकी डिमांड नहीं होगी, वो आपकी सिर्फ विश बन के रह जाएगी। ठीक है, वो विश बन के रह जाएगी जब सिर्फ आपकी डिज़ायर है, बाकी के 2 टर्म फुलफ़िल नहीं हो रहे।
बट अगर आपको ये कोई कंज्यूमर है, ठीक है, वो उसकी डिज़ायर है, उसको वो मर्सिडीज़ बेंज चाहिए, वो एबल भी है उसको लेने के लिए, उसके पास उतना पैसा भी है, इतना पैसा भी है कि वो उसी के प्राइस के ऊपर उसको ख़रीद भी ले, ठीक है, विलिंग भी है उसी के प्राइस के ऊपर उसको लेने के लिए, तो ये डिज़ायर उसकी क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर है, डिज़ायर और डिमांड और विश में क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने स्पेशल स्टार मार्क करके ये लाइन ऐड की है कि ओनली डिज़ायर, सिर्फ आपकी इच्छा, आपकी डिमांड नहीं बन जाती जब तक आपकी एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को लेने के लिए, जब तक आप उस चीज़ को उसके गिवन प्राइस पे लेने के लिए विलिंग नहीं हो, ठीक है। अब आ जाओ मार्शल की डेफिनेशन। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन टिक करना होता है, वहाँ उस एग्ज़ाम्स के लिए ये फेवरेट टॉपिक बन जाता है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, ठीक है, और किस बुक में दिया गया था। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ नोट करनी है। और जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये हमें किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक है। अब मार्शल क्या कहते हैं, डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड। डिमांड क्या है, किसी एक वस्तु की क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग भी है, इच्छुक भी है वो चीज़ लेने के लिए, एबल भी है, वो इतना कैपेबल है उसको उसके गिवन प्राइस पे ख़रीद लेगा, उसको हम बोलेंगे डिमांड। अब ये डिमांड का कॉन्सेप्ट है दिया किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। और एक चीज़ ये भी याद रखना, अल्फ्रेड मार्शल को ही फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। सो फर्स्ट पेज होता है हमारा क्लियर। यहाँ पे हमने देखा कि डिमांड क्या होता है, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन क्या है डिमांड को लेके, ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। आपको कोई एक सिनेरियो दे के पूछ लेंगे कि ये कौन सी डिमांड है, ठीक है, तो आपको ये सारी टाइप्स ऑफ डिमांड भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आती है इंडिविजुअल डिमांड। नाम से पता चल रहा है किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को देखना, वो क्या हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है, ठीक है। इन तीनों की डिमांड को देखना, ए की डिमांड है, मान लेते हैं ए की डिमांड है इतनी, ए की डिमांड को देखना, बी की डिमांड को देखना, सी की डिमांड को देखना। जब तीनों की डिमांड को अलग अलग देखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट डिमांड आती है हमारे पास सेकंड नंबर पे, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, जब हम सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। वही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ए कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर है, सी कंज्यूमर है, ओके। ए की डिमांड, बी की डिमांड, सी की डिमांड, ये उनकी डिमांड कर्व है। जब हम इन तीनों का हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे तो जो हमारे पास ग्राफ निकल के आएगा या जो हमारे पास डिमांड कर्व निकल के आएगी वो क्या होगी, मार्केट डिमांड होगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। मार्केट डिमांड क्या है, जब हम हर एक इंडिविजुअल की डिमांड को कंबाइन कर दे, प्लस कर दे मार्केट में, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। और ये लाइन है जो आप नोट कर लेना, मार्केट डिमांड कब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। हॉरिजॉन्टल समेशन मीन्स एक तो हमारे पास टर्म होती है वर्टिकल। जब भी मैं इकोनॉमिक्स में वर्टिकल की बात करूँगी तो वो स्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँगी वो स्लीपिंग लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल समेशन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल ए की डिमांड, इंडिविजुअल बी की डिमांड, इंडिविजुअल सी की डिमांड, तीनों को ऐसे हॉरिजॉन्टली हम जब सम करेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड निकल के आएगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या है, किसी भी चीज़ की डिमांड करना डायरेक्टली कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट उसको कंज्यूम करने के लिए, फर्दर किसी चीज़ के लिए प्रोसेस करने के लिए नहीं, डायरेक्टली उसको खुद आपने कंज्यूम करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फूड एंड क्लोथ्स, ठीक है, कि फूड, भूख लगी है, आपने फूड की डिमांड की तो वो क्या हो गया, आपने उसको कंज्यूम किया, वो क्या होगी, डायरेक्ट डिमांड। जो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, वो होगा डायरेक्ट डिमांड। अब आ जाओ नेक्स्ट, ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड क्या होता है, जब हम किसी एक वस्तु की डिमांड करते हैं किसी दूसरी वस्तु की मांग के कारण,
उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्राइव्ड डिमांड। इस पे सिंपल आपको क्या याद रखना है, कीवर्ड याद रखना है, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी डिमांड हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कर रहे हैं वो क्या होगी, डिमांड ड्राइव डिमांड होगी। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मेनली क्या चीज़ें आएंगी, लेबर आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, और मशीनरी वगैरह, कैपिटल, ये जो फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब चीज़ें आएंगी। ये क्या होगा, हमारा ड्राइव डिमांड होगा। ठीक है, किसी एक चीज़ की डिमांड करना किसी दूसरी चीज़ के कारण, उसको हम ड्राइव डिमांड बोलते हैं, जिसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है, इकट्ठे किसी चीज़ की डिमांड करना। ठीक, गुड्स डिमांडेड टुगेदर, कि वो वस्तु जो इकट्ठे डिमांड की जा रही है, जैसे कार एंड पेट्रोल इसका बेस्ट एग्जांपल है, पेन एंड इंक इसका बेस्ट एग्जांपल है, पेंसिल एंड इरेजर इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो जॉइंट डिमांड क्या है, जब हम उन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं जो इकट्ठे ली जाएगी, डिमांडेड टुगेदर, जिनकी डिमांड इकट्ठी होगी, उनको हम जॉइंट डिमांड बोलेंगे। और इसका अदर कीवर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए जो भी डिमांड की जाती है वो कौन सी डिमांड होती है, जॉइंट डिमांड होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर आपने कार खरीदी है तो बिना पेट्रोल के आप कार को चला लोगे नहीं, तो इन दोनों की डिमांड क्या होगी, जॉइंट डिमांड होगी, और इनको ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपके पास पेन है, पेन की इंक ख़त्म हो गई, अब इंक के बिना आप पेन को चला लोगे, पेन से लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे। तो ये जो गुड्स हैं जिनकी डिमांड इकट्ठे की जा रही है, उनको हम जॉइंट डिमांड बोलते हैं। डिमांड फॉर वन गुड क्रिएट डिमांड फॉर अदर गुड। ठीक है, एक चीज़ की डिमांड दूसरे चीज़ की डिमांड को पैदा करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। आई होप आपको ये टर्म भी क्लियर है। ये सारी की सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कॉम्पोसाइट डिमांड। कॉम्पोसाइट डिमांड क्या होता है, जब हम अ गुड यूजेस फॉर मैनी पर्पसेस, एक ही चीज़ को बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कॉम्पोसाइट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क। ठीक है, मिल्क इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कि हम एक ही चीज़ को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ, इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल बोला मैंने, इन सिंपल वर्ड्स पहले समझ लेते हैं। एक गुड है, उसके मैनी यूजेस है, उस मैनी यूजेस की डिमांड को कंबाइन कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोसाइट डिमांड बोलेंगे। अब एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिसिटी आप घर में भी यूज़ कर रहे हो, फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ कर रहे हो, ऑफिसेज में भी यूज़ कर रहे हो, रेलवेज़ में भी यूज़ हो रही है, हर जगह पे यूज़ हो रही है। तो ये एक गुड है, इसका यूज़ अलग अलग पर्पसेस के लिए हो रहा है। जब इन सब की डिमांड को हम मिला देंगे तो हमारे पास कौन सी डिमांड आएगी, कॉम्पोसाइट डिमांड आएगी। नेक्स्ट देखो, कोल हम पावर के लिए यूज़ कर रहे हैं, पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं। इन सब की डिमांड को मिला दोगे, हमारे पास कोल की क्या आएगी, कॉम्पोसाइट डिमांड आएगी। आगे मिल्क को आप पीने के लिए यूज़ कर रहे हो, मेकिंग बटर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, चीज़ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इन सब स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो। इस मिल्क को आप इन सब अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो। इन सब की डिमांड को जब मैं मिला दूंगी तो मेरे पास मिल्क की क्या आएगी, कॉम्पोसाइट डिमांड आएगी। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है, जो एक दूसरे से compete करके आती है। ठीक है, डिफरेंट गुड्स सेटिस्फाइंग सेम वांट्स। जब हम अलग अलग गुड्स लेते हैं बट वो जो अलग अलग गुड्स हैं हमारी सेम वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या है, हम जहाँ पे हमारे पास अलग अलग गुड्स हैं, मान लो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, कोक, पेप्सी, ठीक है, और ये एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं। अब मुझे ड्रिंक पीनी है, ठीक है, मेरी वांट क्या है, मुझे ड्रिंक पीनी है। अब ये अलग अलग गुड है बट मेरी वांट क्या है, मेरे को ड्रिंक पीनी है, मेरे को प्यास लगी है, उसके लिए मुझे ड्रिंक पीनी है। तो मुझे इन दोनों में से कोई भी मिल जाए, मेरी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। मेरी सेम वांट है, वांट मेरी सेम है बट गुड्स अलग अलग हैं जो सेम वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका कोक एंड पेप्सी हो गया। बेस्ट एग्जाम्पल जो बुक्स में लिखा होता है, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी ड्रिंक पीनी है, चाहे वो हो टी, चाहे हो वो कॉफ़ी। आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आप कुछ भी ले लोगे, टी भी पी सकते हो, कॉफ़ी भी पी सकते हो। तो ये वांट आपके सेम है, आपको एनर्जी चाहिए,
गुड्स अलग अलग है, तो दोनों में से कोई भी लोग उन दोनों की कौन सी डिमांड होगी हमारे पास, कम्पिटिटिव डिमांड होगी। नेक्स्ट देखो इफ़ेक्टिव डिमांड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म है ये एग्ज़ाम के लिए। अब इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होता है, ओनली दोज वांट्स विच आर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, ठीक है, वो डिमांड जो आपकी परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करती है उसको हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव डिमांड। इसका कीवर्ड याद रखना, परचेजिंग पावर के ऊपर आपकी ये डिपेंड करती है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, एक स्टूडेंट है जिसको चाहिए लैपटॉप और उस लैपटॉप की कॉस्ट है 50,000 रुपीज़, बस उस स्टूडेंट के पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं। क्या ये उसकी इफेक्टिव डिमांड होगी? नहीं, क्योंकि उसके पास उतनी परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो उस लैपटॉप को ख़रीद पाए, तो ये इफ़ेक्टिव डिमांड नहीं होगी। इफ़ेक्टिव डिमांड हमेशा परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करती है। अनदर एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं, कोई और स्टूडेंट है जिसको वो लैपटॉप चाहिए और उस लैपटॉप की कॉस्ट है 50,000 रुपये और उसके पास वो 50,000 रुपये भी हैं, तो ये उसकी क्या बन जाएगी, इफ़ेक्टिव डिमांड बन जाएगी। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल क्लियर है और ये टर्म भी क्लियर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होनी चाहिए। अब आ जाओ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इफ़ेक्टिव डिमांड, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो इफ़ेक्टिव डिमांड है ना वो इन्फ्लुएंस किससे होगी, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है उसमें चेंज किससे आएगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस के कारण उसमें चेंज आएगा, ये याद रखना। सेकंड है हमारे पास मार्केट प्राइस, मतलब जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसकी वजह से वो डिमांड इफेक्ट होगी, अदर किसी भी फैक्टर से वो डिमांड इफेक्ट नहीं होगी। प्रोड्यूसर्स कंसीडर ओनली इफेक्टिव डिमांड, जो अगर हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, प्रोड्यूसर कौन सी डिमांड को देखेगा, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव डिमांड को देखेगा वाइल डिसाइडिंग टू हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, जब वो डिसाइड कर रहा है कितना मैं प्रोड्यूस करूँ, ठीक है। ये प्रोड्यूसर वाला कॉन्सेप्ट आगे चल के आएगा, अभी हम कंज्यूमर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पर इफेक्टिव डिमांड का टर्म आया इसलिए मैं आपको ये साथ ही में बता रही हूँ कि जो एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसने अगर ये डिसाइड करना है मैं कितना प्रोड्यूस करूँ, तो वो किस चीज़ को देखेगा, इफेक्टिव डिमांड को देखेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, इट डिटरमाइंस द एक्चुअल डिमांड इन मार्केट, जो इफेक्टिव डिमांड है वो हमें ये पता लगाने में हेल्प करती है कि एक्चुअल में मार्केट में डिमांड कितनी है, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है अब लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या हम जिसको कह सकते हैं बैकबोन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या, पहले तो ये समझो लॉ ऑफ डिमांड दिया किसने, क्योंकि यूजीसी नेट के फेवरेट क्वेश्चंस है, यहाँ से ही ये क्वेश्चंस बनाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया किसने है, कब दिया था, किस बुक में दिया था, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। लॉ ऑफ डिमांड दिया किसने, मैंने बोला डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने, तो लॉ ऑफ डिमांड भी ऑब्वियस सी बात है उसी ने दिया है, ठीक है। कौन सी बुक में दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया लॉ ऑफ डिमांड का। कब दिया, अराउंड 1890s में, ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इट स्टेट्स दैट अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में सेट्रस पेरेबल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं ये मैं बताती हूँ, आगे मैंने ऐड किया है। फिलहाल के लिए इतना समझो, जो लॉ ऑफ डिमांड है सिर्फ 2 चीज़ों में रिलेशन बताएगा, ठीक है, एक तो प्राइस, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज, किसी भी गुड एंड सर्विसेज की क्वांटिटी डिमांड और उसी के प्राइस में, उसी गुड के प्राइस में जो रिलेशन बताता है वो कौन होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है। और ये जो रिलेशन है ये कैसा होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा, ऑपोजिट। इसकी जगह पे आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, अगर आपको कीवर्ड इनवर्स नहीं दिखता, ऑपोजिट दिखता है, तो ये भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड ही है। अब प्राइस, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, ठीक है, रैशनल मतलब जो एक समझदार कंज्यूमर होता है, तो जब किसी चीज़ का मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड का मतलब है उस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी उस चीज़ की ले रहे थे उसकी आप कम कर दोगे। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि जिसका प्राइस बढ़ जाता है आप उसकी क्वांटिटी डिमांड को कम कर देते हो, जिसका प्राइस कम हो जाता है अब आपको लगता है अब ये सस्ता हो गया, अब हमें ज़्यादा ख़रीदना है, तो ये क्वांटिटी डिमांड आप इसकी बढ़ा देते हो। सेम गुड की, ठीक है, उसी गुड की जिसका प्राइस गिरा है, ठीक है, जिसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है उसकी कम कर दोगे, जिसका प्राइस गिरा है उसकी बढ़ा दोगे। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे, जो बताता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे टर्म याद रखना है,
क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको डिमांड और क्वांटिटी डिमांड दोनों सेम लगता है, बट जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वांटिटी डिमांड अलग हो जाता है, डिमांड अलग हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आगे लिखा है। अब इसकी अगर मैं कर्व बताऊँ आपको, देखो पहले हमारे पास किसी, मान लेते हैं हमारे पास था गुड एक्स, ठीक है, ये उसकी क्वांटिटी होगी, ये गुड एक्स की प्राइस होगी। जब उसका प्राइस पी नोट था, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ अलग पेन लेके, जब उसका प्राइस पी नोट था तो आप क्यू नोट उसकी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। जैसे ही आपको पता चला कि इसका प्राइस तो बढ़ गया, ठीक है, प्राइस शिफ्ट हो गया P1 पे, आपने तभी इसकी डिमांड को कम कर दिया। तो ये डिमांड को कम कर दिया, क्वांटिटी डिमांड को कम कर दिया। ये पीछे को आ रही है ना, आप ये देख रहे हो, ये जो पहले थी यहाँ पे क्यू नोट पे, अब आपने इसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड को कम कर दिया, अभी आ गई Q1 पे, ठीक है। जैसे ही आपको पता चला मार्केट में गुड एक्स है, उसका प्राइस है जो कम हो गया है, कम होके P2 हो गया है, तब आपने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया, क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा दिया, ठीक है। जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे इन तीनों पॉइंट्स को, तो जो आपके पास कर्व निकल के आएगी, ये हमारे पास कौन सी कर्व होगी, डिमांड कर्व होगी। यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप क्वांटिटी डिमांड कम कर दोगे, जैसे जैसे प्राइस कम होगा आप क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा दोगे। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ये मैं आपको बताती हूँ बाकी सारी चीज़ें क्या है। ये देखो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे। अब ये प्राइस ऑफ गुड मतलब जो सामान आप खरीद रहे हो उसका प्राइस, इसको छोड़ दो, ये चीज़ छोड़ दो, जो ये बाकी के फैक्टर्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे, अदर थिंग्स, या फिर अदर फैक्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं सेट्रिस पैरेबल्स, ठीक है। इसको कांस्टेंट मान के चल रहा है लॉ ऑफ डिमांड कि ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस ऑफ दैट गुड जो आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी डिमांड को नहीं मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा है डिमांड को। क्वांटिटी डिमांड को सिर्फ और सिर्फ प्राइस कर सकता है इफेक्ट, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट करता है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही आप डिमांड को भी बढ़ा दोगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अब इकोनॉमिक्स में रिलेटेड गुड दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूट गुड, जो मैंने आपको पीछे बताया। सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो डिमांड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड। एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड होती है वो होती है जॉइंट डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है आप एक गुड को दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हो, बट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों को इकट्ठे ही लेना पड़ेगा। जो एक गुड की डिमांड दूसरे गुड की डिमांड को क्रिएट करती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अब ये इनके फैक्टर्स में चेंज आने, इनके प्राइसेस में चेंज आने की वजह से भी हमारी डिमांड को इफेक्ट होगा। ये कैसे होगा मैं आपको आगे सब बताऊँगी डिटेल में। अभी हम ब्रीफ देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड का, कि आपको फैक्टर्स पूछे जाते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड का कौन कौन से हैं। देखो सब आएगा, डिमांड में सब आएगा, बट अगर पूछे क्वांटिटी डिमांड में तो वो सिर्फ प्राइस ऑफ दैट गुड आएगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, जिसे हम बोलते हैं सेट्रिस पैरेबल्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपकी चॉइसेस में फ़र्क आना। पॉपुलेशन साइज़, मतलब कि कंज्यूमर बढ़ जाने, कंज्यूमर कम हो जाने, उससे भी डिमांड इफेक्ट होगी। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, अगर आपको लगता है किसी चीज़ का प्राइस है जो इन फ्यूचर आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा, आप अभी एट प्रेजेंट उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे, ठीक है। आप रैशनल कंज्यूमर की तरह सोचें, अगर आपको लगेगा कि आने वाले टाइम में इस चीज़ का या इस गुड का प्राइस है जो वो गिरेगा, तो आप उस टाइम पे एट प्रेजेंट उसकी डिमांड को कम कर दोगे, ठीक है। ये होता है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एडवर्टाइजमेंट से फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट होती है डिमांड। सीज़न एंड क्लाइमेट से भी अफेक्ट होती है डिमांड। अब मैंने आपको बोला कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड अलग अलग होती है। अब इनमें फ़र्क क्या है, देखो डिमांड का मतलब क्या है कि आपकी विलिंगनेस, आपकी एबिलिटी सब कंज्यूमर की, ठीक है,
कंज्यूमर टू परचेज अ प्रोडक्ट एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर आप कितना कितना प्रोडक्ट खरीद पा रहे हो, आपकी विलिंग, आपकी एबिलिटी, वो बताता है डिमांड। बट एक स्पेसिफिक अमाउंट पे, जैसे मान लो कि गुड एक्स है, उसका प्राइस है 5 रुपये, आप उस 5 रुपये पे आप उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, ये हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज कर लो उसका प्राइस आपका 6 रुपये हो गया, अब आप 6 रुपये पे उसी गुड की डिमांड कितनी कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, उसको आप क्वांटिटी डिमांड बोलोगे, स्पेसिफिक अमाउंट पे। ठीक है, जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट पे देखोगे कि कंज्यूमर कितना बाय कर रहा है, कितना बाय करना चाहता है गिवन प्राइसेस के ऊपर, उसको आप क्वांटिटी डिमांड बोलोगे। बट ऑल पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर वो कितना बाय कर रहा है, कितना विलिंग है, कितना है वो बाय करने के लिए, वो डिमांड हो जाएगा। रिप्रेजेंट क्या करता है ये, कंप्लीट सेट ऑफ बायर बिहेवियर, कि ये पूरा बताता है बायर का बिहेवियर क्या रहा, कि जब प्राइस इतना था, इतना है, इतना होगा, या फिर कम होगा या बढ़ेगा तो कितना परचेज करेगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि पी नोट पे इतना, P1 पे इतना एंड P2 पे इतना। ठीक है, ये सारी क्या होगी, डिमांड होगी। सबको देखेंगे जब हम पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर। बट अगर मैं देखूँ पी नोट पे कितना परचेज करा है Q0, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मैं पेन चेंज करूँ, ये सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, पर्टिकुलर अमाउंट पे देखूँ कि पी नोट पे हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर, उसको हम क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंगल पॉइंट पे बताते हैं डिमांड कब की, सिंगल पॉइंट की, P1 पे कितना कर रहा है, P2 पे कितना कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे बताने को क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे, ओवरऑल बताने को डिमांड बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब फैक्टर कॉस्ट बाय, ये किससे कॉस्ट होता है, जो डिमांड होता है वो किससे इफेक्ट होता है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो किससे इफेक्ट होता है। जैसे मैंने पीछे बताया आपको, क्वांटिटी डिमांड है सिर्फ चेंज इन द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक गुड, कि सिर्फ उसी गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो भी डिमांड चेंज हुई उसको हम उसका इफेक्ट बोलेंगे। बट अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, जिसमें इनकम आ जाएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाएगा, उनमें चेंज आने की वजह से ये डिमांड चेंज होगी। बट क्वांटिटी डिमांड सिर्फ उस स्पेसिफिक गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से होगी। अब किस में शिफ्टिंग हो, किस में मूवमेंट होगी, ये हम देखेंगे। देखो डिमांड में, जब मैं डिमांड की बात करूँ, सिंपल डिमांड की, तब उसमें शिफ्टिंग होगी डिमांड कर्व में, वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगी। ठीक है, बट जब अगर मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करूँ तो उसमें मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होगी, सिर्फ मूवमेंट होगी डिमांड कर्व के ऊपर या फिर नीचे। इसमें डिमांड कर्व आगे की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है, पीछे की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, कि फैक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होगी। ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या है और शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व क्या है। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप्स होती है। ठीक है, नीचे की तरफ आती है। मैंने दो तीन ग्राफ करवाए हैं आपको, दोनों में मैंने यही बताया कि डिमांड कर्व ऐसा होगा। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप होगा। पर डाउनवर्ड स्लोप होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनर का। ठीक है, रीज़न क्या है कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ या फिर डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। पहला तो इनकम इफेक्ट, दूसरा हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा हमारे पास आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तीनों को पढ़ेंगे हम। पहला है हमारे पास इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, इनकम इफेक्ट में हमेशा हम किसकी बात करेंगे, रियल इनकम की। ठीक है, रियल इनकम की। अब देखो मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ एक बार। इनकम इफेक्ट में क्या देखेंगे, जब एक प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाता है, प्राइस फॉल, तब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। इसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर कि अब वो पहले से ज़्यादा सामान खरीद पा रहा है, अलोइंग देम टू बाय मोर ऑफ दैट गुड। जिस गुड का प्राइस गिरा है ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा अब वो। देन इंक्रीज इन ओवरऑल डिमांड, इसकी वजह से हमारी ओवरऑल डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी वजह से वो डाउनवर्ड स्लोप जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाती हूँ। देखो कंज्यूमर की इनकम थी 1000, ठीक है, ये है इनकम, ये उसकी हो गई मनी इनकम, जो वो अर्न कर रहा है जितना उसके पास है। ठीक है, गुड में हम एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल। एप्पल 10 रुपये के, ठीक है,
एक एप्पल 10 रुपये का है तो वो इस 1000 रुपये में कितने एप्पल ख़रीद पाएगा? 100, है ना, 100 एप्पल्स ख़रीद पाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस हो गया हमारे पास 10, क्वांटिटी डिमांड होगी हमारे पास 100, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि एप्पल का प्राइस हो गया ₹5, ठीक है, गिर गया, ₹5 हो गया। अब इस ₹5 के एप्पल को वो अपने 1000 रुपये में कितना खरीद सकता है? 200। अब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है? उस गुड को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाना। पहले 100 खरीद पा रहा था, अब 200 है। इसकी वजह से उसकी रियल इनकम इंक्रीज़ हुई। इस 5 रुपये गिरने की वजह से उसकी रियल इनकम इंक्रीज़ हुई। रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई तो वो आप 200 गुड्स खरीद पा रहा है, वो 200 एप्पल्स खरीद पा रहा है, ठीक है। इसको हम परचेजिंग पावर बोलेंगे। तो 5 रुपये हो गया, अब वो 200 एप्पल खरीद पा रहा है। इसकी वजह से डिमांड कब क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगी। ये आगे को शिफ्ट करेगा, ये नीचे को शिफ्ट करेगा। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर है। मनी इनकम क्या होता है? मनी इनकम वो चीज़ होती है जो वो उसके पास है, जो उसके हाथ में है। रियल इनकम क्या है? कि किसी भी गुड के प्राइस के गिरने की वजह से उसकी परचेजिंग पावर, उसकी क्षमता बढ़ जाने की, वो अब उससे ज़्यादा खरीद सकता है, उसको हम बोलते हैं रियल इनकम, ठीक है। इसकी वजह से डिमांड कब क्या होगी? हमारी डाउनवर्ड स्लोप। और यहीं पे मैंने दोनों टर्म एक्सप्लेन किया आपको। मनी इनकम क्या होता है, रियल इनकम क्या होता है। मनी इनकम होता है कितना, मनी इनकम इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर अर्न्स और हैज़, कितना उसके पास है और या कितना वो कमा रहा है। इसको हम रुपीज़ में मेयर करते हैं। जो हमारे पास रियल इनकम है, ये परचेजिंग पावर होती है मनी की, उस पैसे की परचेजिंग पावर कि अब वो पहले से कितना ज़्यादा गुड खरीद पा रही है, और हाउ मैनी गुड्स और सर्विसेज कैन बी बॉट इन दैट मनी, उस पैसे में कितना क्वांटिटी खरीद पा रही है, उसको हम रियल इनकम बोल देते हैं, ठीक है। रियल इनकम को कैसे निकालते हैं? मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस लेवल, जो भी उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा उससे डिवाइड कर देना। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल, समझ लेते हैं। वैसे ये एग्जाम्पल मैंने ग्राफ की हेल्प से समझा दिया है। प्राइस फॉल्स, मनी इनकम सेम। उससे क्या होगा? मनी इनकम आपकी 1000 ही रहेगी, प्राइस ऑफ एप्पल है 10 रुपये, तो आप उस 10 रुपये के एप्पल को 1000 रुपये में 100 खरीद सकते हो। बट अगर प्राइस गिर गया, 5 रुपये हो गया, तब आप उसको 200 खरीद सकते हो। तो मनी इनकम रहेगी आपकी कांस्टेंट, सेम। रियल इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई ना प्राइस के गिरने की वजह से, तो डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसका उल्टा सिनेरियो बताऊं, मनी इनकम वही रहेगी, रियल इनकम अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा, प्राइस ऑफ गुड बढ़ेगा। अगर मैं बता दूं यहाँ पे एप्पल 5 रुपये में 5 रुपये हो गया था, अगर एप्पल 15 रुपये हो जाए, ठीक है, प्राइस बढ़ने की वजह से रियल इनकम कम हो जाएगी। रियल इनकम के कम होने की वजह से जो उसकी मनी की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, वो पहले से कम गुड्स खरीद पाएंगे। तो वो पहले से कम गुड्स खरीद पाएंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स बताया आपको जिनकी डिमांड क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। मैंने कोक और पेप्सी वाला ही एग्जांपल लिया था। मान लो यहाँ पे कोक का प्राइस है जो वो गिर गया। अब आप रैशनल कंज्यूमर हो, आपको तो ड्रिंक पीना है, ठीक है, फ्लेवर भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो बताओ आप किसको लोगे, पेप्सी को लोगे या कोक को? तो आपकी डिमांड किस तरफ जाएगी? कोक की तरफ जाएगी। तो कोक की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है या फिर डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। आई होप आपको ये क्लियर है। देखो कंज्यूमर क्या करेगा, स्विच कर जाएगा चीप ऑप्शन पे। मान लेते हैं हम कोक का प्राइस 5 रुपीज़ है, मान लेते हैं पेप्सी का प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। अब कोक का प्राइस हो गया 4 रुपीज़, पेप्सी वहीं पे है 10 रुपीज़ पे। तो आप लोग रैशनल कंज्यूमर हो, आप लोग कहाँ की तरफ शिफ्ट करोगे? कोक की तरफ शिफ्ट करोगे, सस्ते की तरफ। जब आप सस्ते की तरफ शिफ्ट करोगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। इस इफेक्ट की वजह से हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है डिमांड का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैसे हमने आगे करना है जब हम ऑर्डिनल और कार्डिनल वाला चैप्टर करेंगे तब, बट यहाँ पे समझो कि डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोप होने के पीछे एक ये भी कारण है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जो एडिशनल यूनिट पे, एक्स्ट्रा यूनिट पे मिलने वाली यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी को आप समझो सेटिस्फेक्शन की टर्म में, वो कम हो जाती है, ठीक है। मान लेते हैं हम
कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, आपने एक रोटी खाई, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिली 5 यूटिल्स। ये यूटिल्स में काउंट होती है, ये यूटिलिटी होती है यूटिल्स में काउंट होती है। ये मैं सब आगे बताऊंगी कैसे क्या होता है, ठीक है। आपको भूख लगी थी, आपने एक रोटी खाई, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली 5। आपने जैसे ही नेक्स्ट रोटी खाई 2, ठीक है, आपकी यूटिलिटी कम हो गई, आपका पेट है थोड़ा सा भरना शुरू हो गया। फिर आपने 3 रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई तो आपकी यूटिलिटी कम हो गई। फिर आप नेक्स्ट 4th रोटी पे गए तो आपकी यूटिलिटी और कम हो गई। जैसे ही आप एक एडिशनल यूनिट को बार बार कंज्यूम करते जाओगे, आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी, जिसकी वजह से आप वही गुड्स को परचेज़ करोगे जिनका प्राइस कम है, ठीक है। एक कंज्यूमर है, उसी गुड्स को परचेज़ करेगा जिसका प्राइस कम है, लोअर प्राइस पे ही परचेज़ करेगा। लोअर प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड का हमारा डाउनवर्ड स्लोप होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है आज की क्लास का हमारे पास, साइज़ ऑफ कंज्यूमर या फिर न्यू कंज्यूमर। इसमें क्या है, जो कंज्यूमर है, न्यू कंज्यूमर है, जो मार्केट में नए आए हैं, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लो प्राइजेस पे अट्रैक्ट होंगे। जिस भी गुड्स का, सामान का या वस्तु का प्राइस कम होगा, उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी मार्केट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और मार्केट डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इंडिविजुअल डिमांड ऑब्वियस है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इसको हम इन कारणों की वजह से हमारा लो ऑफ डिमांड है जो वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। आई होप आपको ये सारे रीजंस क्लियर हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किन किन वजह से डिमांड कब है वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। आगे हम कल करेंगे शिफ्टिंग एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड का, और वो कैसे होगा, किन फैक्टर्स की वजह से होगा, उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें। सो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास है जो वो पूरी समझ आ गई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।